तो हेलो स्टूडेंट, फिर से आप लोगों को O2 साइंस क्लासेस में स्वागत है। तो आज आप लोग को बताया जाएगा ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। अब देखिए रदरफोर्ड्स का दोष क्या था, लिमिटेशन क्या था, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहला लिमिटेशन यही है कि रदरफोर्ड्स ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिया था। देखिए हाइड्रोजन के पास स्पेक्ट्रम होता है। स्पेक्ट्रम क्या है, हम लोग सुने हैं स्टैंडर्ड 10th में कि सनलाइट को जब प्रिज्म से गुजारा जाता है तो सनलाइट जो है डिवाइड हो जाता है 7th कलर में। क्यों? क्योंकि सनलाइट के पास अलग अलग एनर्जी का वेवलेंथ होता है। सनलाइट के पास अलग अलग एनर्जी होता है, इसीलिए प्रिज्म का काम क्या है? प्रिज्म का काम है कि अलग अलग एनर्जी को डिवाइड करना। तो पर्दे पर 7 कलर प्राप्त होता है सनलाइट का, बस उसी को कहा गया है स्पेक्ट्रम। तो हाइड्रोजन के पास भी स्पेक्ट्रम होता है, जिसको कहा गया है, इसका नाम दिया गया है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। और इस स्पेक्ट्रम के बारे में, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में बोर ने चर्चा किया था। बोर कहता है जब बहुत सारे हाइड्रोजन एटम्स को हिट करेंगे, हाइड्रोजन एटम्स को, तो हाइड्रोजन एटम्स का जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, हायर ऑर्बिट में। जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आएगा, एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट, तब क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करेगा। भाई हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आता है तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को, अपना एनर्जी को रिलीज करता है। जब उसी एनर्जी को प्रिज्म से गुजारेंगे तो फोटोग्राफी प्लेट पर 5 लाइंस प्राप्त होता है। 5 लाइंस। फोटोग्राफी प्लेट क्या है? जैसे हम लोग एक्सरे वगैरह करवाते हैं, हड्डी टूट गया, एक्सरे करवाएं तो जो प्लेट दिया फोटोग्राफी प्लेट, 5 लाइंस प्राप्त होता है। बस वैसे ही फोटोग्राफी प्लेट को कहा गया है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। रदरफोर्ड ने कहा था एटम से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, बस He2+ आयंस को बोलेंगे अल्फा पार्टिकल्स। लेकिन हाइड्रोजन के बारे में, जब हाइड्रोजन के बारे में पूछा गया कि आप हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का एक्सप्लेन कीजिए, कहा था ये बोल, इट कैन नॉट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। दूसरा देखिए रदरफोर्ड का लिमिटेशन क्या था। रदरफोर्ड ने कहा था कि परमाणु के अंदर न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन घूमता है हाई वेलोसिटी के साथ, और क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन के द्वारा बाहर की ओर एक फोर्स कायम करता है, फोर्स लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कोई भी पार्टिकल्स जब घूमेगा, है ना, सर्कुलर पाथ पर, तो बाहर की ओर फोर्स लगता है। उस फोर्स को बैलेंस करने के लिए एक और फोर्स उत्पन्न होता है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इलेक्ट्रॉन जो है लगातार सर्कुलर पाथ में घूमते ही रहता है, न्यूक्लियस के साथ टकराता नहीं है, और एटम का एटम बना हुआ रहता है, एटम बर्बाद नहीं होता है, डज नॉट डिस्ट्रॉयड। लेकिन एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी था, एक थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, बहुत पुराना थ्योरी था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, कोई भी चार्ज पार्टिकल घूमता है सर्कुलर पाथ पर तो उससे लगातार एनर्जी रिलीज होता है। इट्स कंटिन्यूअसली रिलीजेस इट्स एनर्जी। कोई भी चार्ज पार्टिकल हो, कहीं भी सर्कुलर पाथ में अगर घूम रहा है तो उनसे लगातार एनर्जी रिलीज होता है। तो इलेक्ट्रॉन भी तो चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन का भी तो नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन इज ए नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। और इलेक्ट्रॉन भी सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन के द्वारा भी लगातार एनर्जी रिलीज होना चाहिए अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। जब एनर्जी रिलीज होगा लगातार, काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है 12 mv²। ये भी हम लोग जानते हैं। जब इलेक्ट्रॉन का एनर्जी रिलीज होगा तो वेलोसिटी भी घटना चाहिए। जब इलेक्ट्रॉन का
वेलोसिटी जब घटते जाएगा तो जो बाहर की ओर फोर्स लग रहा था, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो भी कम होना चाहिए था। और जब बाहर की ओर फोर्स कम हो जाएगा तो अंदर का फोर्स जो लग रहा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, पॉजिटिव और नेगेटिव के कारण, वो फोर्स कभी कम नहीं होगा। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कंपेयर में अंदर वाला फोर्स जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अधिक हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के साथ टकरा जाएगा और एटम जो है डिस्ट्रॉयड हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। बट इट इज नॉट ट्रू, लेकिन यह सत्य नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ? आखिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी इसमें अप्लाइड क्यों नहीं हुआ? इसके बारे में जब पूछा गया रदरफोर्ड से, तो रदरफोर्ड जो है एक्सप्लेन नहीं कर सका। ये रदरफोर्ड का खामिया था। रदरफोर्ड ने कहा सिंपल कि भाई परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो बाहर की ओर जितना फोर्स कायम कर रहा है, लग रहा है, उतना ही अंदर की ओर फोर्स लग रहा है और बैलेंस होते हुए लगातार कंटिन्यूअसली घूम रहा है, घूमते ही जाता। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो पहले ही आ चुका था, वो थ्योरी कि कोई भी चार्ज पार्टिकल घूमेगा कहीं भी तो उनसे लगातार एनर्जी रिलीज होगा। अब जिस पार्टिकल से लगातार एनर्जी रिलीज होगा तो उनका वेलोसिटी भी लगातार क्या होगा? डिक्रीज होगा। अब कोई सर्कुलर पाथ में अगर लगातार वेलोसिटी डिक्रीज होते जाएगा, धीरे धीरे होते जाएगा, घूमते उसका वेलोसिटी में कम होते जाएगा, तो बाहर की फोर्स भी कम हो जाएगा। अब बाहर का फोर्स कम हो जाएगा तो अंदर वाला फोर्स ज्यादा हो जाएगा। जब अंदर वाला फोर्स ज्यादा हो जाएगा तो फिर इलेक्ट्रॉन जो है अंदर की ओर अट्रैक्शन हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है? रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन नहीं कर सका था। तो आई होप आपको मालूम चल गया होगा कि रदरफोर्ड का ड्रॉबैक्स